हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 हिंदी का काव्यखंड का चैप्टर 9 है जन जन का चेहरा एक। इस चैप्टर का हम लोग संपूर्ण अर्थ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। प्यारे साथियों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि जन जन का चेहरा एक, इनके कवि कौन हैं और उनका परिचय। इसके बाद हम लोग संपूर्ण अर्थ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो जो जन जन का चेहरा एक है, ये हम लोग का काव्यखंड का चैप्टर नंबर 9 है और इसके लेखक जो है यानी कवि जो है वह है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। अब इनका परिचय देखते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर नामक गांव में हुआ था। श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म जो हुआ था, कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 ईस्वी में। इनकी जो मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1964 ईस्वी में हुआ था। तो जन जन का चेहरा एक, ये जो चैप्टर है वो गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म जो है वो 13 नवंबर 1917 में श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है। इनकी मृत्यु जो है वो 11 सितंबर 1964 में हुआ है। तो ये तो जो है वो हमारे लेखक का परिचय है। देखते हैं इनके माता पिता और इनके अलावा। तो इनके माता का जो नाम है वो पार्वती बाई है, पिता का नाम माधवराज मुक्तिबोध। ये जो है वो कोतवाल उज्जैन थे। क्या है? कोतवाल उज्जैन है। तो कवि के नाम जो है वो गजानन माधव मुक्तिबोध है, माता का नाम पार्वती बाई, पिता का नाम माधव राज मुक्तिबोध। इनकी जो शिक्षा हुई थी वो प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन विदिशा अमझारा सरदारपुर में हुई थी। इनकी जो शिक्षा है वो प्रारंभिक में उज्जैन, उसके बाद विदिशा अमझरा में और उसके बाद सरदारपुर में हुआ था। ये जो है मिडिल परीक्षा माधव कॉलेज उज्जैन ग्वालियर से क्लियर किए। इंटर का परीक्षा इन्होंने माधव कॉलेज से 1935 ईस्वी में जो है वह इन्होंने दिया है। तो इंटर का परीक्षा 1935 ईस्वी में किस कॉलेज से? तो माधव कॉलेज से इन्होंने परीक्षा पास की है। इसके बाद जो है इन्होंने बीए का एग्ज़ाम जो है वो इंदौर से 1938 ईस्वी में दिया है। कॉलेज जो है वो होलकर कॉलेज है। बीए का एग्ज़ाम होलकर कॉलेज इंदौर 1938 ईस्वी में उनको क्लियर किए। एमए का एग्ज़ाम नागपुर विश्वविद्यालय 1953 में इन्होंने एमए क्लियर किया है। तो ये जो है वो इनके शिक्षा के बारे में है कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उज्जैन विदिशा अमझरा सरदारपुर में हुआ है। मिडिल परीक्षा इन्होंने माधव कॉलेज उज्जैन ग्वालियर से दिए हैं। इंटर का परीक्षा इन्होंने माधव कॉलेज 1935 ईस्वी में दिया है। बीए का एग्जाम होलकर कॉलेज इंदौर 1938 ईस्वी में दिया है। एमए का एग्जाम इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय 1953 ईस्वी में दिया है। तो ये जो है वो लेखक का शिक्षा के बारे में है कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस ईयर कौन कौन से किस जगह से अपना शिक्षा प्राप्त किए हैं। तो ये तो इनकी जो है वो शिक्षा के बारे में। तो इनकी वृत्ति देखते हैं। तो इन्होंने मास्टरी की है बरनगर मिडिल स्कूल में जो है वो इन्होंने जो क्या किया है, मास्टरी की। उनके बाद इन्होंने पत्रकारिता की है। प्रादेशिक सूचना विभाग रेडियो नागपुर में भी काम किया है। इनका जो संपादन था वो नया खून जो कि नागपुर से इन्होंने संपादन किया है। इसके बाद प्राध्यापक, ये जो है वो प्राध्यापक थे दिग्विजय महाविश्वविद्यालय में। तो इनकी जो वृत्ति थी वो ज़्यादातर मास्टरी में हुई है। उसके बाद इन्होंने संपादन किया है नया खून, जो कि ये लाइन इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद इन्होंने रेडियो नागपुर में भी रेडियो विभाग में भी इन्होंने काम किया है। तो ये जो है वो इनकी वृत्ति है। इनकी रचनाएं देखते हैं। तो इनके द्वारा बहुत सारी कृतियाँ लिखी गई है। तो कुछ कृतियाँ आप लोग के बुक में दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। तो इनका जो कृतियाँ है चांद का मुँह टेरा। चांद का मुँह टेरा ये क्या है? कविता संग्रह है और 1964 में इनको पब्लिश किया गया है। भूरी भूरी खाक धूल, ये भी जो है वो कविता संग्रह है और 1980 में इनको लिखा गया है। काठ का सपना, ये कहानी संग्रह है। काठ का सपना ये जो है वो कहानी संग्रह है जो कि 1967 ईस्वी में जो है वो क्या हुआ है, लिखा गया है। विपात्र उपन्यास है।
इनकी जो दो कविताएं हैं, चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल, ये जो है वह दो कविताएं हैं। और चांद का मुंह टेढ़ा ये 1964 ईस्वी में मतलब लिखा गया है, और भूरी भूरी खाक धूल ये जो है वह 1980 में लिखा गया है। इनकी जो कहानी संग्रह है वो काठ का सपना, ये जो है वो 1967 ईस्वी में जो है वो लिखा गया है। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, तो उपन्यास जो है विपात्र 1970 में, सतह से उठता आदमी ये जो है वह कहानी संग्रह है, जो कि 1971 ईस्वी में। नई कविता का आत्मा संघर्ष ये है निबंध संग्रह 1964 में। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये जो है वो 1971 में पब्लिश किया गया। भारत इतिहास और संस्कृति 1962 में। मुक्तिबोध की रचनावली जो है वो 6 खंडों में दी गई है। ये सब जो है वो इनकी रचनाएं हैं। कमायनी एक पुनर्विचार ये सब जो है वह इनके द्वारा लिखा गया है। इन्होंने कविता संग्रह भी लिखे हैं, कहानी संग्रह भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, निबंध संग्रह भी लिखे हैं। तो ये सब जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो ये जो है वह गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचा गया मतलब कृतियाँ है, जो कि आप लोग के बुक में दिया गया है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जिस कविता के कवि है वह है जन जन का चेहरा एक। और इनका जो जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 में। कहाँ हुआ था? श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम है पार्वतीबाई, पिता का नाम माधवराज मुक्तिबोध। इनकी जो शिक्षा हुई थी उज्जैन, प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई थी। और इनकी जो वृत्ति है मास्टरी में और संपादन में। इनका जो संपादन है वह नागपुर से किया है इन्होंने, वो भी नया खून। संपादन मतलब जैसे कि न्यूज़पेपर उसमें उन्होंने काम किया है, जो न्यूज़पेपर इन्होंने संपादन किया है वह नया खून के नाम से है। तो ये सब तो थे इनकी जानकारी, इनकी परिचय। अब हम देखते हैं जन जन का चेहरा एक, इसका भावार्थ, संपूर्ण भावार्थ हम लोग देखेंगे, तो अंत तक बने रहिए। तो देखते हैं। तो आगे हम लोग के पास तो देखते हैं, चलिए इसको शुरू करते हैं। चाहे जिस देश पूर का हो जन जन का चेहरा एक। इसमें कहा गया है कि चाहे जिस देश प्रांत पूर का हो जन जन का चेहरा एक। प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2 से लिया गया है, जन जन का चेहरा एक। ये जो कविता है वह मतलब ये जो है वह एक कविता से लिया गया है, जिसके कवि कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध है। ये कवि जो है वह इस कविता के अंतिम आंतरिक एकता को दिखाते हुए जनता के संघर्षकारी संकल्प में प्रेरणा और उत्साह का संचार करते हैं। आंतरिक यानी जो अंदर मतलब भीतरी जो एकता है उसको बाहर लाने के लिए ये जो है वो जनता के संघर्षकारी संकल्प के प्रेरणा और उत्साह का संचार करते हैं। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि चाहे किसी देश का हो, चाहे वह हिंदुस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, अमेरिका का हो, लंदन का हो, चेन्नई का हो, कहीं का हो, चाहे किसी देश का हो, चाहे किसी प्रांत का हो या किसी भी जगह का हो, धरती का हो, आकाश का हो, पाताल का हो, कहीं का भी हो, सभी लोगों का चेहरा एक है, सभी एक समान है। कहते हैं कि चाहे जिस देश प्रांत पूर का हो, चाहे जिस देश का हो, जिस प्रांत का हो, जन जन का चेहरा क्या है? एक है। सब क्या है? एक समान है। तो इस पंक्ति में मुक्तिबोध जो है वह सभी की एकता के बारे में बताते हैं। सबकी एकता को दिखाते हुए जनता के अंदर संघर्ष, उल्लास, उत्साह बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं। अगला पंक्ति की एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की। एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक है। कष्ट, दुष्ट, संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक है। एशिया का हो, यूरोप का हो या फिर अमेरिका का हो, इस सभी की गलियों का धूप क्या है? एक है। सबकी जो घर मतलब जहाँ पे मतलब उसके घरों पर जो धूप पड़ती है वो क्या है? सब एक है। कष्ट, दुख, संताप की मतलब कष्ट, दुख, खुशी, हंसी, चेहरे पर जो भी पड़ी झुर्रियाँ है मतलब दुखी हो तो जो आंसू है, हंसते मतलब खुश हो तो जो हंसी है, वो सब जो चेहरे पर दिखाई देती वो झुर्रियाँ जो है वो क्या है? सबका रूप एक ही है।
जोश में यूं ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य एक है। जोश में जो ताकत होती है, मतलब जोश में जो मुट्ठी बंधी होती है, वह सबका लक्ष्य क्या है, एक है। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि एशिया, यूरोप, अमेरिका सभी देशों की गलियों की जो धूप है, सभी देशों की जो धूप पड़ती है, वह एक सभी देशों में एक ही सूर्य की रोशनी पहुंचती है। मतलब इसमें कहा गया है कि एशिया, यूरोप, अमेरिका सभी देशों की गलियों की जो धूप है, वह सभी देशों में एक ही सूर्य की रोशनी पहुंचती है। जब लोग किसी परेशानी में होते हैं, किसी कष्ट या दुख में होते हैं, उस समय लोगों के चेहरे पर जो झुर्रियाँ दिखाई देती है, दुखी की जो आंसू गिरते हैं, चेहरे पर जो लकीरें दिखाई देती है, वह भी एक है। क्या है? वह भी एक है, एक समान ही होती है। अगर किसी को कष्ट है, किसी को दुख है, किसी को परेशानी है, उस समय जो उसके चेहरे पर झुर्रियाँ दिखाई देती है, उस सब का जो है वह क्या है, वह सब एक ही है, सब पर एक ही जैसा दिखता है। जब एक साथ जोश में अपनी मुट्ठी बंद करते हैं, उन बंधी हुई मुट्ठियों की ताकत एक सी है। जब कहा गया कि एक साथ जोश में अपनी मुट्ठी बंद करते हैं, तो उन बंधी हुई मुट्ठियों की ताकत एक है, उनका लक्ष्य एक है। तो कवि कहते हैं कि एशिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, लंदन हो, चेन्नई हो, कोई भी गली हो, सब में क्या है, एक ही सूरज की रोशनी पड़ती है। दुख हो, कष्ट हो, परेशानी हो, जिंदगी में कैसा भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन चेहरे पर जो पड़ती हुई झुर्रियाँ है, वो कैसा है, वो एक ही है। दुख है तो रोना आता है, वो सब रोते हैं। मतलब सुख है तो वो हंसते हैं, तो सब हंसते हैं। तो इनका कहना है कि कष्ट हो, दुख हो, संतोष हो, चाहे कुछ भी हो, जो चेहरे पर झुर्रियाँ आती है, उसका रूप एक है। जोश में जो लोग एक साथ जोश में आकर के मुट्ठी बांधते हैं, ताकत दिखाते हैं, उन सब की मुट्ठियों का लक्ष्य क्या है, उस सब का लक्ष्य क्या है, एक ही है। तो कवि जो है वह यही समझाते हैं कि हम सब जो है वह एक ही है। चलिए नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं। नेक्स्ट पंक्ति में है, पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का एक दल, एक पक्ष। पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर, पृथ्वी जो है वो क्या है, गोल है। इसके चारों ओर जो भी धरातल है, इसके चारों ओर जो है वो धरातल पर जितने भी जनता है, जितने लोग हैं, जितने दल है, उसका पक्षपात क्या है, एक ही है। उसका जो जाति क्या है, वो एक ही है, वो सब मानव ही है। जो जनता है, जो दल है, जो पक्ष, मतलब जो पृथ्वी के चारों ओर लोग हैं, पृथ्वी के चारों ओर जो लोग हैं, वो क्या है, वो एक ही है, सभी एक ही पक्ष के हैं। जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक है, उद्दीपित का विकराल सा इशारा एक है, इशारा एक है। तो जलता हुआ लाल की भयानक, मतलब जब जनता क्रोध में आती है, जब लोग क्रोध में आते हैं, तो उसके चेहरे पर जो लालिमा भयानक सा आता है, उसका गुस्सा एक है, सूर्य के समान है। क्या है, जलता हुआ दिया के समान है, सूर्य के समान है जो गुस्सा आता है। सो उसके बाद जो है वह उस गुस्से का जो इशारा होता है, वह क्या है, एक ही है। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि पूरी गोल पृथ्वी के चारों ओर धरातल पर जितने भी लोग हैं, जितने भी जनता है, जितने भी दल है, वो क्या है, वह एक है, सभी एक ही पक्ष के हैं, सभी मानव जाति के ही हैं। जब जनता क्रोध होती है, उसका क्रोध उस लाल जलते हुए भयानक सूर्य की तरह होती है। उस गुस्से का जो इशारा होता है, वो क्या आता है, वह एक ही सा होता है, कोई अलग नहीं होता। सब कैसा होता है, वह एक ही सा होता है। चलिए नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं। अगला पंक्ति है कि गंगा में, इरावती में, मीनाम में अपार अकुलाती हुई। इस पंक्ति में कहते हैं कि गंगा में, इरावती में, मीनाम में, ये जो इनकी जो अपार अकुलाती हुई, मतलब जो पानी जो होती है, वो कितनी तेज़ी से, मतलब बेचैनी से जो होती है, वो मतलब तैरते रहती है, मतलब वो चलती रहती है। वो सब क्या है, वो सब एक है। नील नदी, अमेजन, मिसौरी के ने वेदना से गाती हुई, बहती बहती हुई जिंदगी की धारा एक है, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि गंगा जो कि भारत में, इरावती म्यांमार बर्मा में है, मीनाम अमेरिका में है, इनकी जो बेचैनी है,
देश भले ही अलग हो, भारत हो, बर्मा हो, म्यांमार हो या फिर अमेरिका हो, कुछ भी हो, लेकिन उनकी बेचैनी क्या है, वो एक ही है। वह कैसा है, वो एक ही है। गंगा भारत में है, इरावती बर्मा में है, मीनाम जो है वो अमेरिका में है, लेकिन वो है क्या, वो सब में पानी ही है और उसके अंदर बेचैनी है। वह सब क्या है, एक ही है। नील नदी जो कि अफ्रीका में है, अमेजन दक्षिण अमेरिका में है, मिसौरी ये जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी मिसिसिपी नदी है। ये सब जो है, इन सभी नदियों की जो वेदना है, जो दुख है, वह कैसा है, वह एक ही समान है, चाहे वह इस देश में हो तब या फिर कोई और देश में हो तब, लेकिन इनकी वेदना बेचैनी क्या है, दुख एक ही समान है। जिंदगी देने वाली इन नदियों की बहती धारा का वेग शक्ति एक समान है। गंगा नदी भी तेजी से जो है वो बहती है, इरावती भी, मीनाम भी, सबका जो है वो क्या है, दुख वेदना सब एक ही है, शक्ति एक है, समान एक है, सब एक है। जितनी प्रेम से ये धरती को खींचती है, उसी प्रेम का इशारा एक है। जितनी प्रेम से ये धरती को सींचती है, उसकी प्रेम का इशारा एक है। और क्रोध होने पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है, उसकी धारा भी एक जैसी है। जब इसे क्रोध आती है तो उसकी जो दुष्प्रभाव पड़ता है, बुरा असर पड़ता है, उसकी धारा कैसी है, एक ही जैसी है। तो ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि हम लोग को समझाना चाहते हैं कि ज़िंदगी में धरती पर जितने भी चीज़ है, वो सब क्या है, वो सब एक ही जैसे हैं। उन सब से हमें प्रेम करना चाहिए, लोगों में एकता होनी चाहिए। इनका कहना है कि हम जैसे, चाहे अमेरिका का हो, भारत का हो, कहीं भी देश का हो, सब क्या है, वह एक ही जैसे हैं। जैसे जिस प्रकार से हर एक मनुष्य के अंदर खून बहता है, तो उसके अंदर जो खून बहता है तो उस खून का कलर एक है, तो उसी प्रकार से इंसान एक है। कवि का कहना है कि जिस तरह से मनुष्य के शरीर में खून बहता है, उसी प्रकार से उसका कलर रंग जो है वह एक है, तो उसी प्रकार से मनुष्य भी एक है। इनका कहना है कि नदी जो है वो बहती है, लेकिन चाहे वो भारत का हो, बर्मा का हो, अमेरिका का हो, दक्षिण अमेरिका का हो या फिर अफ्रीका का हो, कहीं का भी हो, लेकिन बहने का तरीका एक है, उसकी दुख एक है, वेदना एक है, शक्ति एक है, धारा एक है, वेग एक है। इनकी जो दुख पीड़ा सब एक है। अगर ये खुश है तो ये धरती को सींचती है, अगर ये दुखी है तो ये दुख पहुंचाती है, दुष्ट प्रभाव पड़ती है धारा पे। लेकिन सबका जो है वो क्या है, एक ही है। अगर नदी का, अगर वो बह रही है जिस दिशा में, अगर वो दिशा हट जाए, वो अगर वो दिशा जो है वो चेंज कर दे, तो धरती पे क्या होगी, बाढ़ आ जाएगी। तो उसी प्रकार से कहा गया है कि सब एक ही जैसा है। अगर प्रेम है तो ये धरती को सींचती है, अगर क्रोधित है तो ये दुष्प्रभाव डालती है धारा के, लेकिन वो सब एक जैसी ही डालती है। तो चलिए, यही समझाना चाहते हैं कवि हम लोग को इस पंक्ति के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से। नेक्स्ट काव्य में है, पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं प्रसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर, काला काला दुर्ग एक, जन शोक सूत्र एक, शत्रु एक। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि इस पूरी पृथ्वी को कर्ताओं ने अपनी शोषण से, अपनी सेनाओं से गिरफ्तार किए हुए हैं। कहते हैं कि पूरे पृथ्वी पर शोषणकर्ताओं ने अपनी शोषण से, अपनी सेनाओं से गिरफ्तार किए हुए हैं। गहरी काली छाया पसार कर शत्रु जो एक बड़े काले पहाड़ के समान खड़े हैं, जो शत्रु काले पहाड़ के समान खड़े, इनका जो रास्ता है वह एक जैसा है। वो कैसा है, काला काला। जो शत्रु होते हैं उसकी जो सोच होती है वो काला काला है, और ये जो है वो क्या है, इनका जो रास्ता है वह एक काला काला एक ही जैसा है, और ये जो है वो बड़े काले पहाड़ के समान है। जनता का जो शोक है, जो शत्रु है, वह एक जैसे ही है। चलिए नेक्स्ट काव्य में चलते हैं। अगला काव्य है कि असामाई लाल लाल किरणें से अंधकार, चिरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक।
तो कवि कहते हैं कि इन अंधकार की चिरने वाला आशा की लाल लाल किरणें जो जब ये अंधकार को ख़त्म कर देगा या ख़त्म होगा तो सभी मित्रों का सभी लोगों का स्वर्ग एक होगा। सभी मित्रों का सभी लोगों का कैसा होगा? स्वर्ग एक ही होगा। सभी लोगों के मित्र एक होंगे। जब अमावस्या हट जाएगा, जब पूर्णिमा होगी तो उस समय क्या होगा? अंधकार खत्म हो जाएगा। जब अमावस्या हट जाएगा तो सभी मित्रों की जो लोगों की जो स्वर्ग होगी वो कैसा होगा? एक जैसा होगा। सबके दोस्त कैसे होंगे? वह एक जैसे ही होंगे। अगला पंक्ति में है, विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वृक्षों में है सत्य का उजाला एक, लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार एक, हिये में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो जन जन का चेहरा एक। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जो ज्ञान का तेज प्रकाश है, ज्ञान का तेज प्रकाश वो कैसा है? वह एक जैसा है। हमारे अंदर जो क्रांति की जो ज्वाला है, जो क्रांति की जो ज्वाला है, गुस्सा है, वह कैसा है? वह एक ही जैसा है। तो कवि कहते हैं कि जो ज्ञान की तेज प्रकाश है वह एक जैसा है। हमारे अंदर जो क्रांति की जो ज्वाला है वह एक जैसी है। हृदय में धड़कते सत्य की जो रोशनी है वह एक जैसी है। मतलब हृदय धड़कती है, ये बात तो सच है। तो ये जो धड़कने की जो सत्य है वह उसकी रोशनी कैसी है? वह एक जैसी है। लाखों लोग जो लाचार है, जो कुछ नहीं कर पाते हैं, उनकी वेदना है जो कि एक जैसी है। लाखों लोग लाचार है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी वेदना कैसी है? वह एक जैसी है। उनके हृदय में जो हिम्मत का जो सितारा है वह एक जैसा है। चाहे वह किसी भी देश का हो, चाहे वह किसी देश का हो, किसी प्रांत का हो, लेकिन क्या है? जन जन का चेहरा एक है। क्या है? जन जन का चेहरा एक है। भले ही वो लाचार है, लाखों लोग जो है पूरी दुनिया में करोड़ों लोग होंगे जो लाचार है, कुछ न कुछ उनको जो है वो क्या हुआ? उनसे लिया गया है, छीना गया है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो उनकी वेदना कैसी है? वो एक जैसी है। चाहे वह भारत का हो, अमेरिका का हो, कहीं का भी हो, किसी भी प्रांत का हो, लेकिन उनका जो है, उनका जो पीड़ा है वह एक जैसा है। सबका चेहरा कैसा है? एक जैसा है। यही हम लोग को कवि जो है वह बताते हैं। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान। तो इस पंक्ति में कहते हैं कि एशिया, यूरोप, अमेरिका भिन्न भिन्न निवास स्थान है, भिन्न भिन्न जगह है, अलग अलग जगह है जहाँ पे लोग रह सकते हैं, जहाँ पे लोग रह सकते हैं। चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, एशिया हो, कोई भी जगह हो जहाँ पे लोग रह सकते हैं। भौगोलिक इतिहास, भौगोलिक ऐतिहासिक बहुत से बंधन है। इन बंधनों के बावजूद भी हर जगह हिंदुस्तानी लोग पहुँचे हुए हैं। हर जगह हिंदुस्तानी जो है वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे भौगोलिक हो, ऐतिहासिक हो या कुछ भी हो, लेकिन हर जगह कहाँ है? क्या है? हिंदुस्तान के लोग रहते हैं। क्या करते हैं? हिंदुस्तान के लोग रहते हैं। सभी और बहनें हैं, सभी और भाई है, सभी और कन्हैया ने गाय चराई है। जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक, बंसी की धुन सभी और एक। इस पंक्ति में, इस काव्य में कवि कहते हैं कि सभी लोग एक दूसरे को भाई बहन की तरह प्यार करते हैं। सभी लोग एक दूसरे को भाई बहन की तरह प्यार करते हैं। सभी लोग भाई बहन की तरह रहते हैं। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे कृष्ण की लिलियों का वर्णन नहीं है। कोई ऐसा जगह नहीं है, हिंदुस्तान के अलावा ऐसा कोई जगह नहीं है, पूरे दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे कृष्ण की लिलियों का वर्णन नहीं किया गया है। सभी और कन्हैया ने गाय चराई है। जिंदगी में बहुत बेचैनी है, पर उन बेचैनियों में मस्ती की जो भोर है, मस्ती की जो उल्लास है, मस्ती की जो उत्साह है, मस्ती की जो खुशबू है, वो कैसा है? वो एक ही जैसा है। कृष्ण की बंसी की जो धुन है वह सभी को प्यारी है, सबको प्यारी है। सभी के लिए ये सब धुन क्या है? एक ही जैसा है। कृष्ण की धुन बज रहे हैं, वहाँ पे सुनने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन
लाखों लोग हैं तो उनको एक ही जैसे सुनाई देगा ना, जैसे वो बजा रहे हैं। तो इसमें इनका एग्जाम्पल इसलिए दिया गया क्योंकि उनके धुन के जैसा उनके धुन से सभी को प्यार है, लेकिन वो धुन जो है वो क्या है, एक ही प्रकार की है। तो कवि जो है वो हम लोग को हर तरह से समझाना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। अगला पंक्ति है कि दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, शोषक और खूनी और चोर एक, जन के शीर्ष पर शोषण पर खड़ग अति घोर एक, दुनिया के हिस्सों के चारों ओर जन का युद्ध एक। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जो दानव है, दुरात्मा है, वो कैसा है, वो एक समान है। सभी मानव की जो आत्मा है वो कैसा है, वो एक समान है। चोर है, दानव है, खूनी है, शोषक है, कुछ भी हो, लेकिन वो क्या है, मानव है। सबकी आत्मा क्या है, एक समान है। जो शोषक है, खूनी और चोर है, सब एक जैसे ही दिखाई देते हैं। कोई देखकर नहीं बोल सकता कि ये चोर है, ये खूनी है या शोषक है। सब एक ही जैसे दिखते हैं। सभी लोगों पर जो शोषण की तलवार है वो एक जैसी है। सभी लोगों पर जो शोषण की तलवार है वो कैसी है, वह एक जैसी है। दुनिया के सभी हिस्सों में चारों ओर जन का युद्ध एक है। जन का युद्ध एक ही जैसा है, चाहे कोई भी जगह हो, दुनिया के कोई भी कोना हो, हर जगह जन का युद्ध कैसा है, एक ही जैसा है। अगला पंक्ति है, मस्तक की महिमा व अंतर की उष्मा से उठती है ज्वाला अति क्रोध एक, संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक। इस पंक्ति में कवि कहते हैं लोगों की माथे पर जो चिंता की लकीरें होती है, लोगों के माथे पर जो टेंशन होता है, लोगों को जो टेंशन परेशानी जो होती है वो कैसी होती है, एक जैसी होती है। और उसके अंदर जो उष्मा होती है, उसके अंदर जो गर्मी होती है, वह हृदय की जो ज्वाला होती है, उसका क्रोध जो होता है, उसका क्रोध जो होता है वह एक ही जैसा होता है। इसके विरुद्ध जो युद्ध हम करते हैं उस युद्ध की घोषणा एक जैसी होती है। जीवन का संतोष एक जैसा होता है। तो कवि जो है वह हर एक तरह से हम लोग को समझाया है कि जिंदगी में कुछ भी हो, अगर एक बूंद आंसू भी गिरे तो वो भी एक ही जैसा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अलग लोग अलग जैसे रो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे आँख से आंसू गिर रहे हैं, किसी और के आँख से खून गिर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कवि का कहना है कि अगर एक बूंद पानी धरती पर गिर रहा है, ये भारत में अगर एक बूंद पानी धरती पर गिर रहा है, तो ये जो पानी का कलर है, पानी का रंग जो है, वह कहीं और जाने पर भी ऐसा ही गिरेगा। अगर बारिश हो रही है आसमान से, ऐसा नहीं कि अमेरिका में जाएंगे तो ज़मीन से बारिश होगी, ऐसा नहीं है, वहाँ भी आसमान से ही बारिश होगा। तो हर चीज़ एक जैसा है, तो फिर हम लोग एक जैसा क्यों नहीं है? हम लोगों में एकता क्यों नहीं है? हम लोगों की खुशियाँ एक जैसी क्यों नहीं है? हम लोग हंसते भी है तो एक ही जैसे हंसते हैं, रोते भी है तो एक ही जैसे है, लेकिन हम लोग साथ क्यों नहीं हैं? हम लोगों में एकता क्यों नहीं है? यही कहते हैं कवि। क्रांति का निर्माण का विजय का सेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन का चेहरा एक। कवि कहते हैं कि शोषण के विरुद्ध जो हम क्रांति करते हैं, शोषण के विरुद्ध यानी शोषण के विपरीत हम लोग जब क्रांति करते हैं तो उसका निर्माण का, उसके विजय का जो सेहरा होता है वो एक ही समान होता है। विजय की जो सेहरा होती है यानी जो जीत होती है, उसका समान एक है। चाहे जिस भी देश का हो, जिस भी प्रांत का हो, जन का चेहरा एक है। हम सब एक ही है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि हम लोग को यही समझाना चाहते हैं। तो ये जो है वो चैप्टर हम लोग को ख़त्म हो चुका है। तो चलिए हम लोग MCQ सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? प्यारे साथियों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाइए। चलिए जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते जाइए ताकि आप लोग को प्रैक्टिस बना रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जन का चेहरा एक, ये जो है वो शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो पहले ही हम लोगों ने इसका परिचय देखा है। तो क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन ए राइट है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ है? तो इनका जो जन्म हुआ है 1917 में, 13 नवंबर 1917 में। कहाँ? ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है गजानन माधव मुक्तिबोध का निधन कब हुआ है? तो इनका निधन जो है वह 1964 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1964 में। तो ऑप्शन सी राइट है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है गजानन माधव मुक्ति बोध के माता का क्या नाम था? तो इनके माता का नाम पार्वती जी को याद करो। तो पार्वती देवी या फिर बाई, ये दोनों में हम लोग को कन्फ्यूजन आ जाता है। वैसे तो हम लोग को याद है कि पार्वती नाम है, लेकिन देवी है या बाई है ये हम लोग को जानना है। तो पार्वती बाई है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देवी नहीं है, ये सब जो है वो ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है गजानन माधव मुक्ति बोध के पिता का क्या नाम था? तो इनका जो नाम है वो गजानन माधव मुक्ति बोध है और इनके पिता का जो नाम है माधव राज मुक्ति बोध। क्या है? माधव राज मुक्ति बोध श्री, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 6 है गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? 13 नवंबर 1911 में हुआ है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 7 है गजानन माधव मुक्ति बोध ने MA किस विषय में किया है? ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने हिंदी में किया है। किस में किया है? हिंदी में। तो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है मुक्ति बोध की रचना कौन सी है? तो जन का चेहरा एक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है कविता के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? जनता से उठती है। कहाँ से उठती है? जनता से। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आप लोगों ने कविता को समझ लिया है तो आप लोग को ये जो MCQ है इसको आप लोग को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ध्यान में रखिए। चलिए बने रहिए इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 10 है गजानन माधव मुक्ति बोध की पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम पूछा गया है। तो शांता जी। क्या है? ऑप्शन ए, शांता जी नाम है इनकी पत्नी का। क्वेश्चन नंबर 11 है गजानन माधव मुक्ति बोध ने किस स्थान से BA किया है? तो BA जो है वो इन्होंने इंदौर होलकर कॉलेज से किया है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है गजानन माधव मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है? तो जनता को कहा है। जनता को क्या कहा है? सितारा कहा है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। राजा, चिड़िया, इनमें से कोई नहीं, ये सब जो है ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 है गजानन माधव मुक्ति बोध किस पत्रिका का संपादन किया है? तो इन्होंने जो पत्रिका का संपादन किया है वह है नया खून। ये जो नया खून है इनका संपादन गजानन माधव मुक्ति बोध ने किया है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गजानन माधव मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से MA किया है? तो ऑप्शन सी, नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने MA कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है मुक्ति बोध ने दिग्विजय महाविश्वविद्यालय राजनांदगांव में प्राध्यापक के पद पर कब काम किया? कब से काम किया? तो 1958 ईस्वी में इन्होंने काम किया है प्राध्यापक के पद पे। तो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक है। मुझे पता है मैंने आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए प्यारे साथियों, प्यारे भाई बहन, आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि आप सबके सपोर्ट से ही आज हम यहाँ पे हैं। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक है। आई होप ये सेशन में आप लोग को मज़ा आया होगा। कमेंट करिए कैसा लगा आप लोग को। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।